मेल डोमिनेंट सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको मर्द को लगाम डालनी पड़ेगी, वो कि चाहे इस सूरत में है, चाहे उस सूरत में हो। हमारी ख़वातीन को हर जगह हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। हैरेसमेंट की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊँ कि वो तमाम चीज़ें जिससे लड़की अनकंफर्टेबल फ़ील करे, वो हैरेसमेंट। अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी, मैं तुम पे हैरेसमेंट के केस कर दूँगी। हालाँकि वो लड़के ने हैरेसमेंट नहीं किया, अफ़ेयर था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब तलाक में मामलात ख़राब होते हैं, उसके बाद लड़का कहता है मैं तो तलाक नहीं दूँ। क्यों? तलाक दूँगा तो मुझे हक़ महर देना पड़ेगा। मैंने शराइत लिखवाई, उसमें एक शर्त ये थी कि अगर मेरी बहन के बच्चे होते हैं और उसके बाद डाइवोर्स हो जाती है, तो बच्चे मेरी बहन के पास रहेंगे, ये आप इस चीज़ में लिख के। वहाँ एक हंगामा हो गया कि आप निकाह के वक़्त तलाक की बातें कर रहे हो, ये कैसे माहौल में बात कर रहे हो, ये तो बदशुगनी हो गई और ये हो गई। जज साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की, उसने कहा ठीक है आप अपने हस्बैंड से पैसे ना लें, लेकिन इससे कम से कम ना कोर्ट में ज़रूर पैसे लिखवाएँ। क्यों? क्योंकि ये कल को इसी तरह से लड़कियों के साथ शादी करके बच्चे पैदा करके छोड़ता रहेगा, वो अपने बच्चे पालती रहेंगी और ये अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करता रहेगा। गलत रिवायत है कि मौलवी साहब या निकाह ख़वाह जो निकाह करवाता है, वो सारी लाइन को क्रॉस कर देता है निकाहनामे की। अस्सलाम वालेकुम जी। फ्यूचर सोच के एक और एपिसोड के साथ मैं तैयब जजी आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ मौजूद हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दरअसल वकील है, लॉयर है, जिन्होंने सिटी कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और अब हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। एक जर्नी है उनकी और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस को हैंडल किया है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। चाहे वो हम फैमिली लॉज से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उस पर बात करें, या हम बात करें क्रिमिनल लॉज पर बात करें, कॉर्पोरेट लॉज पर बात करें, या हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें, तो इन सारे कोर्ट्स में इन सारे केसेस का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत कम उम्र में उन्होंने सारा एक्सपीरियंस गेन किया है। उनको हमने बुलाया है, सोशल मीडिया पे तो वैसे बहुत मशहूर हैं वो। आज हम उनको ख़ास कर जो उनका एज अ लॉयर जो उनका एक्सपीरियंस है, हम उन पर बात करेंगे, कुछ लॉज पे बात करेंगे और बहुत टैलेंटेड है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है कैसे काम करता है, क्या फ्लॉज हैं, पुलिस कैसे काम करती है, फिर एज अ लॉयर क्या इनको प्रॉब्लम फेस होती हैं। इन सारे इश्यूज पे बात करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रज़ा नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वसीम, क्या हाल है वालेकुम आपके? सलाम। थैंक यू सो मच तैयब। थैंक यू वेरी मच सर। आपका ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतने कम उम्र में इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। और फिर हम बहुत सारी बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस बताए जो मेरे लिए भी बड़े शॉकिंग थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें, इनका एक्सपीरियंस। आज आपने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, स्पेशली जो इतने अरसे में इतने केसेस आपने हैंडल किए और उसके बाद एक जर्नी है आपकी, राइट? ऑब्वियसली जो वकील आते हैं, आपने तो सिटी कोर्ट से स्टार्ट किया और अब इस वक्त आप हाई कोर्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वकील बनना हमारी सोसाइटी में लोग, बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते, बहुत से फैमिलीज मना कर देती हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। लेकिन आपको पहले तो मुझे वो बताएं कि क्या ऐसा की पॉइंट था आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि मुझे वकील बनना है? ये बहुत हादसाती तौर पे मैं वकील बना हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरे ख़ानदान में कोई वकील नहीं है और मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जब वकील बना हूँ तो मैं एक दिन गुज़र रहा था अपना मास्टर कंप्लीट करके एसएम लॉ कॉलेज के सामने से। वहाँ मैंने देखा एडमिशन्स ओपन हैं, तो मैंने फ़ॉर्म ले लिया, जाके भर दिया। अब वहाँ पे जाके रेगुलरली मैं क्लासेस लेना शुरू हुआ, मुझे मज़ा आने लग गया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल। जब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, तो मैंने कहा यार डिग्री मैंने कंप्लीट कर ली है, तो क्यों ना लाइसेंस लिया जाए वकालत का। मैंने इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, वकालत का लाइसेंस भी मिल गया। अब जब लाइसेंस मिल गया तो मैंने कहा यार लाइसेंस मिल गया, कम से कम मुझे एफआईआर पढ़नी तो आनी चाहिए। मैं कल का अपने नाम के साथ एडवोकेट लगाता हूँ या किसी को बताता हूँ मैं वकील हूँ, तो मुझे कम से कम एफआईआर पढ़नी आनी चाहिए। तो मैंने एक हमारी मैडम हैं, उनको मैंने ज्वाइन किया। मैंने कहा मैडम मैं सिर्फ 2 से 3 माह के लिए आना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एफआईआर पढ़ना और कोर्ट्स क्या होती हैं ये सूरत हाल देखनी है। तो ये यकीन माने वो 3 से 4 माह का जो नशा था, हमारे यहाँ कहा जाता है वकालत एक नशा है। वो 3 से 4 माह का नशा इतना बुरा है कि आज मुझे कोई 12 से 13 साल हो गए कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ इस वकालत को। और ये सिर्फ़ शौक नहीं है, ये आप जिस मुआशरे में रहते हैं, वहाँ की ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो एक वकील, घर में वकील होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा फ़ौजी होना बहुत ज़रूरी है। इन 2 के साथ बना के रखें तो आप पाकिस्तान में सर्वाइव कर पाएँगे।
यकीन माने ये सिर्फ सोशल मीडिया या कहावत की हद तक नहीं है। ये आप अपनी लाइफ में जब काला कोट पहनते हैं, तो आपको फ़ील होता है कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने फंडामेंटल्स राइट्स पता चलते हैं। जो आप पहले बात करते थे किसी और से, वो सुनता नहीं था या अहमियत नहीं देता था। ये काला कोट उस बात को अहमियत दिलवाता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरे पास लॉजिक है, उसके पीछे मेरे पास आर्गुमेंट्स हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कोई किताब पढ़ के बात की, हवाई बात नहीं की है। और जब बात करता हूँ, तो दूसरे लोग भी देखते हैं, हाँ, ये कोई बात कर रहा है, इसके पीछे आर्गुमेंट है। तो ये एक छोटी-सी जर्नी थी जो आज तक जारी है मेरी। अच्छा, मुझे बताना सबसे पहला कौन-सा कोई ऐसा केस जो आपने सबसे पहले किया हो, वो आपको ज़हन में हो कि वो केस क्या था, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस थी और कैसे आपने उसमें उसमें सक्सेसफुल हुए थे या फेल हुए थे, उसके बारे में बताना? मेरी सबसे पहली जो मैंने केस लड़ा था वो बेल एप्लीकेशन थी 23(1)(a) की, जिसे हम इल्लीगल आर्म कहते हैं। एक लड़के से पकड़ा गया था और वो एक मैडम के पास एडीजे के पास लगी थी। अब यकीन माने हमारे यहाँ जो जजेस हैं वो यंगस्टर्स को बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं। तो जब मैं फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए खड़ा हुआ तो एज़ अ यंगस्टर्स मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। अब मेरे सामने 2-3 चैलेंजेस थे कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ या जो केस के फैक्ट्स हैं, जो आर्गुमेंट्स हैं, उनको बयान करूँ। जब मैं खड़ा हुआ तो मेरी टाँगें काँप रही थी, यकीन मानें। तो मेरे कॉलीग हैं जो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं होती। उन्होंने खड़े हुए तो उन्होंने मैडम को कहा, मैडम इनका फर्स्ट केस है और इस वज़ह से थोड़े कन्फ्यूज़ हैं। तो मैडम ने मुझे हौसला दिया, कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बात कीजिए। उन्होंने बड़े तहम्मुल से आर्गुमेंट्स सुने और मेरी बात सुनी, कुछ उन्होंने मुझे समझाया भी। एट द एंड उन्होंने बेल ग्रांट कर दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं फर्स्ट बेल एप्लीकेशन में अपीयर हुआ तो वो मुझे ग्रांट भी हो गई थी। पहले तो मुझे बताएँ कि हमारे ख़वातीन के राइट्स से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो उसमें कुछ कोई ऐसा लॉ बताएँ जिसमें हम फिर उसका एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर कर सकें? देखिए, हमारे यहाँ सबसे जो मुश्किल अगर मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँ तो जो हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम है वो हैरेसमेंट है। हमारी ख़वातीन को हर जगह हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अब हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी ये है कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकली है तो वो अपनी बाय चॉइस नहीं निकली, वो ज़रूर मजबूरी में निकली होगी। यानी हमने उस लड़की की अपनी चॉइस को ख़त्म कर दिया कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। अगर वो निकलती है तो जो सोसाइटी उसे बाय प्रोफ़ेशन जज नहीं करती, वो उसे बाय ड्रेस जज करना शुरू कर देती है। मतलब मिसाल के तौर पे कोई लड़की अगर थोड़े-से बोल्ड कपड़े पहन ले या दुपट्टा छोड़ दे, तो हमारी सोसाइटी उसे जज करना शुरू कर देगी। तो मीन्स मैं अगर खुल के बात करूँ कि ये ऑफ़र कर रही है लड़की या ये अपना जिस्म दिखाना चाहती है या हमें अट्रैक्ट है या हमारी अटेंशन लेना चाहती है, ये अटेंशन सीकर है। इस तरह की चीज़ें वो मर्द अपने अंदर सोचना शुरू कर देता है और फिर उसे कहीं न कहीं चीज़ों से हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। हैरेसमेंट बेसिकली हमारे यहाँ समझा जाता है हैरेसमेंट सिर्फ़ ये है कि किसी को टच कर देना। हमारे यहाँ बहुत तरह से हैरेसमेंट है। मिसाल के तौर पे हैरेसमेंट की अगर मैं सिंपल डेफ़िनेशन बताऊँ कि वो तमाम चीज़ें जिससे लड़की अनकंफर्टेबल फ़ील करे वो हैरेसमेंट है। वो किस तरह से हो सकती है? वो अगर आप लड़की हैं, मैं आपके सामने बैठ के आप मेरे कलीग हैं, आपके साथ बैठ के मैं एक वल्गर जोक सुनाता हूँ या ज़ू माइनी जोक सुनाता हूँ जिससे आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड हैरेसमेंट। अगर मैं आपको सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता हूँ और कंटीन्यूअसली भेज रहा हूँ, आप उस पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड हैरेसमेंट। अगर आप बैठी हुई हैं या मैं आपको कोई भी ऐसी जोक या कोई भी ऐसी बात कर देता हूँ या आपके जिन्स पे बात कर देता हूँ या आप उससे अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं, दिस इज़ कॉल्ड हैरेसमेंट। फिर आ जाती है फिज़िकल हैरेसमेंट, वो तो बहुत एक कॉमन है। जिस तरह से आप किसी को टच कर दो या आते-जाते हाथ लगा दो, हमारे यहाँ अक्सर कंप्लेंट्स देखी गई हैं कि बॉसेस जो होते हैं वो करीब आने की कोशिश करते हैं, यूँ काम कर लो, यूँ काम कर लो। ये तमाम चीज़ें हैरेसमेंट है। बेसिकली हमारे यहाँ जो डेफिनिशन सिंपल अगर मैं उसे करना चाहूँ, लड़की जिससे अनकंफर्टेबल फ़ील करे, वो हैरेसमेंट है। अब ये आप नहीं बताएँगे वो किससे अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है, ये लड़की बताएगी वो किससे अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है। तो हमारी सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम जो है वो हैरेसमेंट है। अब इस पे बहुत ज़्यादा कानून साज़ी हुई, इस पे 2010 का एक वुमेन हैरेसमेंट है, एंटी वुमेन हैरेसमेंट प्रोटेक्शन बिल है, जो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें एक मेन चीज़ है, उसमें लफ्ज़ तो वुमेन का है, लेकिन उसमें उस वुमेन की डेफिनिशन में अगर जाएँ, वो मर्दों के लिए भी सेम राइट्स रखता है। मतलब जहाँ पे अगर ख़वातीन को हैरेसमेंट का सामना है, तो वहाँ वही राइट्स मर्द के लिए भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई लड़की किसी काम वाली जगह पे, वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो ये जो कानून है एंटी वुमेन हैरेसमेंट 2010 का एक्ट, ये टोटली इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी लड़की वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट नहीं करेगी। अब मिसाल के तौर पे वर्क प्लेस की डेफिनेशन पे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ एक लड़की आती है, वो काम करती है, यहाँ पे मैं उसे हैरेसमेंट करता हूँ। वो बाहर जाएगी कहीं शूट करने या कोई इंटरव्यू लेने, मैं कह सकता हूँ ये वर्क प्लेस नहीं, वर्क प्लेस तो इसकी सिर्फ़ ऑफ़िस है। नहीं, वो लड़की जहाँ काम करेगी वो उसको वर्क प्लेस कहलाएगी। चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफ़िस में हो, वो कहीं भी हो। ये तमाम चीज़ें उसी वर्क प्लेस में कहलाएँगी।
ये तो हो गया तमाम हैरेसमेंट की कानून। और इसकी सोल्यूशन क्या है? अच्छा, नहीं, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हैरेसमेंट की बात आती है, हम खवातीन के लिए तो बात करते हैं कि उनके साथ हैरेसमेंट होती है। मर्दों के हवाले से भी तो कुछ है ऐसा कि भाई अगर मर्द कहे कि मैं मुझे कोई लड़की, कोई बॉस या कोई भी हैरेस कर रही है, उस हवाले से क्या है? देखिए, मेरे पास एक केस आया तैयब, उसमें ये हुआ कि एक लड़के ने शादी शादी की कमिटमेंट जो कोलीग्स के दरमियान होता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, एट द एंड उनकी अम्मी नहीं मानी। लड़के ने कहा भाई मेरी अम्मी नहीं मान रही, थोड़े अरसे के बाद। लड़की ने कहा अब तो कैसे नहीं अम्मी मानेंगी, अगर तुम्हारी अम्मी नहीं मानी मैं तुम पे हैरेसमेंट के केस कर दूंगी। हालांकि वो लड़के ने हैरेसमेंट नहीं किया, अफेयर था। एट द एंड वो लड़की ने लड़के पे हैरेसमेंट का केस कर दिया। लड़के ने एट द एंड जाके ये बात साबित की और उसके कोलीग्स ने भी साबित की, देखे मैंने कोई हैरेसमेंट नहीं की थी। ये सरासर जो हमारी शादी का एक प्लान चल रहा था उसमें अम्मी नहीं मानी, उस अम्मी ना मानने की वजह से हुआ ये कि लड़की ने कहा भाई अम्मी नहीं मानेंगी तो अब मैं तुम्हें इस तरह से करूंगी। हमारे यहाँ ये दो चीजें बहुत कॉमन है, तौहीन रिसालत, लड़की का हैरेसमेंट का इल्जाम। ये आप प्रूव नहीं भी करें तो सोसाइटी प्रूव कर देती है कि आपने ये दोनों चीजें की होंगी। अब अगर लड़की ने कह दिया कि फलां लड़के ने हैरेसमेंट की है, अब हम इस मुआशरे में जहां लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ उतने ही सेंसिटिव हैं। मर्दों के मामले में भी, हम मर्दों के मामले में अगर किसी पे हैरेसमेंट हो, यार किया तो होगा ना, चाहे उसने नहीं किया। मैं नहीं कहता, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसका मिसयूज भी बहुत किया जा रहा है। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, ये देखें। नहीं, तो वो लड़का कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेगा? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई लॉस है क्या? सेम यही लॉ है जो खवातीन के लिए बनाए गए हैं। 2010 का जो एक्ट है, ये जितने राइट्स वुमेन्स को देता है उतने ही राइट्स मेन को देता तो उसमें वर्ड मैन और वुमेन दोनों है। है। दोनों उसकी डेफिनेशन में हम चले जाएं, ये है। इसके अलावा हम राइट्स की बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लड़कियों को, वो आजकल खुला की है। स्पेशली कराची में बात करूं, उसमें हमारे यहाँ एक टैबू बन गया, कहा जाता है कि लड़कियों में अदम बर्दाश्त बहुत होगी, इसलिए वो खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। उसकी हकीकत ये है कि देखें, जब आप निकाह करते हैं उसमें हक महर लिखवाया जाता है, ह्यूज अमाउंट। हमारे यहाँ जो देसी फैमिलीज हैं या मुझ जैसी जो पेंडू फैमिली है उनमें तो बहुत ज़्यादा लिखवाया जाता है। क्यों? वो हक महर देने के लिए नहीं लिखवाया जाता, वो हक महर इसलिए लिखवाया जाता है ताकि आपकी जो बेटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको जमानत श्योरिटी के तौर पे लिखवाया जाता है कि कल को वो छोड़ेगा नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब तलाक में मामला ख़राब होते हैं, उसके बाद लड़का कहता है मैं तो तलाक नहीं दूंगा। क्यों? तलाक दूंगा तो मुझे हक महर देना पड़ेगा। चाहे वो कसूर लड़के का ही होगा, लेकिन लड़का तलाक देने से बैक कर जाता है। जब वो बैक करता है तो लड़की मजबूरन अपने राइट के लिए वो जाती है कोर्ट। जब वो कोर्ट जाएगी तो उसे खुला के केस में हक महर विड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा। वो विड्रॉ करना पड़ेगा। जब वो विड्रॉ करेगा तो लड़का कहता है मैं तो नहीं दूंगा, आप जाके कोर्ट से ले लें। जो मेन खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो लड़के हैं वो हक महर से भागते हैं। मेरे पास एक केस आया, उसमें लव मैरिज थी। उसमें लड़के ने कहा कि लड़की ने कहा मैं हक महर लिखवाऊंगी। तो मैंने कहा लिखवा लें। लड़के ने कहा हाँ लिखवा लें, हाँ मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, लड़की ने बहुत कम लिखवाया। अब मुझे लग रहा था ये जो 1 महीने की मोहब्बत है ना, इसका अंजाम भी यही होता है। मजे की बात, उसका निकाह भी मैंने करवाया, तलाक भी मैंने करवाई। ये एजाज भी मुझे हासिल है उस कपल का। अब इशू ये हुआ कि मैं उस लड़की को कहता रहा देखें अपना ह्यूज अमाउंट लिखवा लें कम से कम श्योरिटी के तौर पे। उस लड़की ने कहा नहीं मैं तो सच्ची मोहब्बत करती हूँ, बस ये जो कह रहे हैं वो लिख दें। एट द एंड क्या हुआ, महीने बाद वो रोती हुई आई, बोल रही उसने मुझे तलाक दे दी और इतने पैसे मेरे हाथ में रख के बोला ये तुम्हारा हक मेरा, जाके काम करो अपना। तो मैंने कहा जब मैं आपको कह रहा था कि एक ह्यूज अमाउंट लिखवा लें, चाहे खुला में आपको जाना पड़े, लेकिन कल को आप जब अपनी फैमिली के सामने रखेंगे, उसकी फैमिली के सामने रखेंगे, कोई अमाउंट तो होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात करूँ, मेरी बहन का निकाह था। हम फैमिलीज़ में चलते हैं, उसमें हम हमारी जैसी फैमिलीज़ में शराइत बहुत बुरी चीज़ तस्वुर की जाती हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अपने फैमिलीज़ में कि जब निकाह हो रहा था मैंने कहा शराइत मैं लिखवाऊँगा। मैंने शराइत लिखवाई, उसमें एक शर्त ये थी कि अगर मेरी बहन के बच्चे होते हैं और उसके बाद डाइवोर्स हो जाती है, तो बच्चे मेरी बहन के पास रहेंगे, ये आप इस चीज़ में लिख के। वहाँ एक हंगामा हो गया कि आप निकाह के वक़्त तलाक की बातें कर रहे हो, ये कैसे माहौल में बात कर रहे हो, ये तो बदशुगनी हो गई और ये हो गई। मैंने कहा देखें, आपको लगता है आप मेरी बहन को तलाक नहीं देंगे, तो आप लिखें इसमें ये चीज़ मेंशन करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप डर क्यों रहे हैं? आप डर इस वजह से रहे हैं, आपको दिल में खोट है। मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ कि उसके फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ।
आप मुझे पता है मैं आपसे 2 करोड़ रुपए लिखवा लूँगा, कल को आप मेरी बहन को कहेंगे जाके खुला ले लें, जाके हम नहीं देते। तो मैं उस तरफ जाऊँ ना जहाँ पे मेरी बहन प्रोटेक्ट करती है। देखें, जो बच्चों के बाद ममता होती है ना, वो सबसे मेन चीज़ होती है। लड़की कहती है मुझे हस्बैंड से पैसे नहीं चाहिए, ये मेरे बच्चों से जाके ना मिले। क्यों? उसकी तबीयत अच्छी नहीं हो रही, ये मेरे बच्चों से ना मिले, ये पैसे ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे दे दिए जाएँ। तो जब मैंने ये चीज़ लिखवाई उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, मामला हुआ। एट द एंड मैंने जाके सेटलमेंट करवाई। मैंने कहा नहीं देखें ये चीज़ तो होगी क्योंकि मेरी बहन का राइट है। मैं आपसे पैसे नहीं लिखवा रहा, मैं आपसे हक मांग नहीं लिखवा रहा। लेकिन कम से कम ये तो मेरा हक है। ये बुनियादी चीज़ें जो हमारी लड़कियों को फेस करना पड़ता है। अब इसी तरह से उनको ये मामला का नहीं पता कि जो निकाह के बाद जो डाइवोर्स है, तलाक है, उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसमें बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है। उसके बाद बच्चों की कस्टडी का क्या मामला हो गया? हमारे यहाँ लड़के ख्वार कर दिए जाते हैं। एक केस में मैं गया तो उस लड़की ने कहा मुझे हस्बैंड से पैसे नहीं चाहिए। तो जज साहब ने कहा क्यों नहीं चाहिए? उसने कहा मैं सिर्फ़ बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने हस्बैंड से पैसे नहीं चाहिए। जज साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की, उसने कहा ठीक है आप अपने हस्बैंड से पैसे ना लें, लेकिन इससे कम से कम ना कोर्ट में ज़रूर पैसे लिखवाएँ। क्यों? क्योंकि ये कल को इसी तरह से लड़कियों के साथ शादी करके बच्चे पैदा करके छोड़ता रहेगा, वो अपने बच्चे पालती रहेंगी और ये अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करता रहेगा। जी, इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा, जो लड़कियाँ जाके खुला फ़ाइल करती हैं और वो कहती हैं मुझे हस्बैंड से ₹1 नहीं चाहिए और मैं अपना गुज़ारा खुद कर लूँगी, कमा लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे सिर्फ़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए आपको मर्द को लगाम डालनी पड़ेगी, वो कि चाहे इस सूरत में है, चाहे उस सूरत में हो। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन बनता है हम आगे बढ़ने से पहले कि जैसे आपने कहा कि निकाह के वक़्त वो लिखवा लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग नहीं भी लिखवाते मिसाल के तौर पे, कि वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं लिखना है, एतमाद है हमें। इस सूरत हाल में क्या करें? बंदा कि फॉर इंस्टेंस अगर वो नहीं लिखवाता, ना बच्चों का, ना कुछ भी शर्त नहीं लिखवाता, मिसाल के तौर पे, और फिर वो निकाह हो जाता है और बाद में कोई मामला ख़राब होता है, तो फिर लड़की के पास क्या चांसेस हैं बच्चों के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से? देखिए, निकाह 1964 में अयूब खान ने आइली कवानीन को लागू किया, उसमें ये डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज़रूरी करार दिया। इससे पहले निकाहनामे और ये तमाम चीज़ें ज़रूरी नहीं होती थी। अगर मैं आज के शख्स को आप नॉर्मली कहें कि आप एक कपल से बात कर लें, उन्हें कहें कि यार देखें, हम निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, मतलब पेपर्स मैरिज नहीं करते हैं, ज़बानी कर लेते हैं। वो बोलेगा ये निकाह हुआ ही नहीं। अगर उसे थोड़ा-सा पीछे लेके जाएँ, अयूब खान के दौर में 1964 से पहले बोलें ये निकाहनामा करके कहाँ था? मौजूद ही नहीं था। ये तो अयूब खान ने राइज किया, ये तो आइली कवानीन के बाद से आया है। निकाहनामा, बर्थ सर्टिफ़िकेट, डेथ सर्टिफ़िकेट, ये तमाम चीज़ें राइज होना शुरू हो गई। उससे पहले क्या था? नहीं था। ये एक निकाह बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके मेरे दरमियान एक मुआहिदा है, इसको हम फुलफ़िल करेंगे। इसको लीगल हैसियत भी हासिल होगी, इसको शरई हैसियत भी हासिल होगी। अब इस दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में चीज़ें लिखवाई जाती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप दोनों बैठ के अपने कंसेंट से चीज़ें लिखवाएँ। अगर नहीं होता, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक गलत रिवायत है कि मौलवी साहब या निकाह ख़्वाह जो निकाह करवाता है, वो सारी लाइन को क्रॉस कर देता है निकाहनामे की। उसमें आप देखें कि 18वां कॉलम है निकाहनामे का जिसमें लड़की को खुला का हक दिया गया, लेकिन वो क्रॉस कर दिया जाता है। बहुत से कॉलम्स इस तरह से हैं जो लड़की के हकूक़ की बात करते हैं। जो बुनियादी चीज़ें हैं, उसमें उसको क्रॉस कर दिया जाता है। पूछने वाला कोई नहीं, इल्लीगल है, लेकिन निकाह ख़्वाह से कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लड़की के राइट्स को किस तरह सल्ब कर रहे हो। मेन चीज़ जो लड़की का राइट है वो वहीं सल्ब कर लिया जाता है। जब कारी साहब निकाह पढ़ा के अब आधे से ज़्यादा कॉलम्स पे लाइनें मार देते हैं। वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता, वो उसकी निकाह की बात ही नहीं होती। इवन अगर मैं आपको कहूँ, हमारे 90% जो ख़वातीन हैं, उन्हें निकाहनामा पढ़ाया ही नहीं गया कि उस निकाहनामे में क्या है। भाई आएगा या बाप आएगा, लड़की के सामने निकाहनामा रखेगा, बेटा इस पे साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, साइन करके अंगूठा लगा के चली जाएगी, दुल्हन बन गई जी, वाह! ये निकाहनामा जो है तैयब, ये आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए। आपको पढ़ाना चाहिए, वहाँ लड़कियों को उनके राइट्स बताने चाहिए कि ये निकाहनामा में आपके क्या राइट्स हैं। मौलवी को हक नहीं है, निकाह ख़्वाह को हक नहीं है, लॉयर को हक नहीं है कि वो आपके राइट्स छीन ले और जाके क्रॉस मौलवी साहब मार दें या लॉयर क्रॉस मार के कहे कि आप बस इस पे निकाह सिग्नेचर कर दें या थंब लगा दें। ये इल्लीगल है, ये आप किसी के राइट्स छीन रहे हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आपको, अगर मैं आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि आपको बताना कि सैयद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपके राइट्स हैं, ये मेरे राइट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ बुनियादी चीज़ जो निकाह हमारा एक ईमान का हिस्सा है, उसे क्रॉस कर दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है सोसाइटी में। नहीं, इस कंडीशन में क्या करें? मुझे ना अगर वो निकाह के टाइम पे बिल्कुल। कोई शराइत नहीं लिखवाई गई, फॉर इंस्टेंस के जिसे कहा जाता है सोना वो बहुत मिनिमम लिखवाया गया, कोई शराइत नहीं लिखवाई गई,
और निकाह हो गया और बाद में अगर मसाइल पैदा होते हैं, तो फिर इस कंडीशन में इसमें लड़की के देखिए पास बच्चों की जो कस्टडी है वो फ़िक़्ह जाफ़री और अहले सुन्नत का फ़र्क है एजेस का। 6 से 7 साल के दरमियान अगर बच्चों की इससे पहले की जो एजेस हैं, उससे पहले बच्चे जो हैं वो माँ के पास रहेंगे और बाप जो है वो उसको हक होगा कि वो महीने में 1 से 2 बार वो कोर्ट के ज़रिए आके मुलाकात कर सके। इससे पहले जो हैं वो माँ के पास रहेंगे। हाँ, अगर माँ दूसरी शादी कर ली तो उस बच्चों की कस्टडी वो और ब बाप को ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद फिर वो नानी, दादा इस तरह चलते जाएँगे। लेकिन जो 7 साल तक बच्चों की कस्टडी है वो माँ के पास लाज़मी रहेगी उसके एज़ पर ऊपर लॉ। अगर एज पे चले जाते हैं तो बाप जाके केस करे जाके फैमिली कोर्ट में और वो उसकी कस्टडी का क्लेम कर सकता है। वो भी मेरिट्स पे डिसाइड होगा। तो मैरिड भी डिसाइड होता है कि खातून को के पास जाएगा या मर्द के पास जाएगा। सही, सही, सही। तो कोई और ऐसा इंसिडेंट आपके सामने इस तरह का कोई आया हो कि जहाँ लड़की के घर वालों ने कोई शराइत ना लिखवाई हो, बाद में मसाइल पैदा हो गए हों, फिर उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर मैं आपको बताऊँ मेरे पास 90% ऐसे केसेज़ हैं जहाँ बताया ही नहीं गया लड़की के कि उसके राइट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल है, आपको पता ही नहीं होता कि हुआ क्या। अभी मेरे पास एक केस था, उसमें उन्होंने क्या किया होशियारी लड़की ने खुला लेने आई और उसमें लिखा हुआ अच्छा इसमें ये चीज़ होती है कि लड़की जब खुला लेगी, अगर उसने हक महर नहीं लिया हुआ तो वो उसको माफ़ कर देगी, उस राइट से विथड्रॉ कर जाएगी। अगर लिया हुआ है, तो वो उसे वापस करेगी। जो अगर लड़के से लिया हुआ है। अब हुआ ये कि उस केस में उस लड़के ने हक महर नहीं दिया। वो निकाहनामे में लिखा हुआ है मुअज्जल यानी मैंने 1 लाख रुपया उसे शादी के वक़्त फ़ौरी अदा कर दिया। अब लड़की को उन्होंने देख तो लिया कि लाख रुपया हक महर लिख दिया, लेकिन उसके आगे मुअज्जल लिखा हुआ था वो मौलवी साहब ने ना बताया ना कुछ हुआ, वो गेम कर गए। तो जब एट द टाइम कोर्ट में डिसाइड हुआ तो लड़की ने कहा मुझे हक महर नहीं दिया गया। लड़के वालों ने कहा ये देखें हमने 1 लाख रुपया मुअज्जल फ़ौरी अदा किया था। अब आप इस पे कस्में उठाएँ, आप कुछ भी करें, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पे चलती है, कोर्ट कागज़ पे चलती है। मैडम ने कहा कि देखें इसमें तो लिखा हुआ है कि मुअज्जल था, उसी टाइम अदा कर दिया गया। आपका भी उन्होंने कहा जी हाँ, लड़की वालों ने कहा हमने पढ़ा नहीं था। तो ना पढ़ना, ला इल्म रहना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी नेग्लिजेंस है कि आपने पढ़ा नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई आप लाख रुपया इस वो लड़के को वापस करोगे, वो जाके खुला ले लो। ना पढ़ने का नुकसानात ये होता है कि जो चीज़ें आपको बताई नहीं गई और जो आपके इल्म में नहीं है, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा बच्चों की कस्टडी मैंने इस तरह के देखेंगे। एक लड़की ने कहा कि मुझे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए, हम बाप को दे दें और वो बच्चे अपने बाप को फेंक के गई कि ये रखो मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। यानी इस तरह के सीन होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ अब जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर यही करती हैं कि देखिए बच्चा पैदा करना ना बहुत ईज़ी काम है और मैं तो कहता हूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो वो कहूँ तो 1 साल तक बच्चे के पैदा करने पे पाबंदी लगा दें। क्यों? 1 साल तक आप दोनों एक-दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है, मर्द ख़वातीन और ज़्यादातर जो खुला तलाक़ें होती हैं वो यही पीरियड होता है, साल डेढ़ साल के दरमियान 6 महीने बहुत खुशगवार गुज़रे, उसके बाद क्लैशेज़ आना शुरू हो गए, उसके बाद तलाक़ें होना, खुला की तरफ जाना शुरू हो गए। इस दौरान क्या होता है, लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है या डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि वो बच्चा सर्वाइव लड़की दूसरी शादी नहीं कर पाएगी, उसके बच्चे को कोई सँभाल नहीं पाएगा, बच्चा रुल जाएगा। मेरे पास एक केस आया, लड़की ने यूँ ही लव मैरिज की, लड़के के साथ तकरीबन 1 हफ़्ता लड़का रहा, उसके बाद लड़का आज तक नहीं मिला, लड़की उस शादी को 13 साल हो गया। उसका बच्चा 12 साल का है। वो लड़की कहती है वो 1 हफ़्ता मेरे साथ रहा है, मैं उसके बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ और आज तक वो लड़का मुझे नहीं मिला, उसके नंबर, घर सब कुछ बंद है और वो लड़का गायब है, मुझे नहीं पता कहाँ तो फैमिली वगैरह नहीं? कुछ भी नहीं, सब चली गई और वो आज तक नहीं मिली। तो ये बहुत अजीब सिचुएशन है हमारे माशरे की कि यहाँ वो एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, फैमिली जैसे आपने कहा कि इस तरह के केसेस होते हैं कि निकाहनामे पे चीज़ें नहीं लिखी जाती और कोई ऐसा केस हुआ है कि जिसके निकाहनामे पे जब किसी ने शरात लिखवाई हो उसी वक़्त और उसके बाद वो मामला सेटल ही ना हुआ हो, निकाह ना हुआ हो? देखिए मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि हमारे यहाँ जो उसे कहते हैं डाउरी आर्टिकल्स जहेज़ जिसे हम आसान ज़बान में कहें, वो जब एक दूसरे से शेयर किए जाते हैं तो वो एफिडेविट या स्टाम्प पेपर पे लिखवाया जाता है कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें दे रहा हूँ या दे रही हूँ और इस पे रिसीविंग ले लें काइंडली। इस तरह के लोग भी मैंने देखे हैं जिस पे एट द टाइम जब डाइवोर्स या खुला होती है तो उसमें बहुत ईज़ी हो जाता है कि हमने आपको ये दिया था और ये रिसीव किया था
और ये पिक्चर्स उसकी और ये वीडियोस बनी हुई, ये आपने रिसीव किया था, उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन आम तौर पे क्या होता है कि लड़की ने खुला का केस फाइल किया, डाउरी आर्टिकल्स के रिटर्न का केस फाइल किया, लड़के ने कहा अच्छा जाके उठा लो। मिसाल के तौर पे मेरे घर पे मेरी मेरी घर से जहेज़ का सामान उठ रहा है। मैंने क्या किया, ये टेबल बिल्कुल ठीक था, मैंने इस टेबल को तोड़ के वापस कर दिया कि अच्छा तुम्हारा है, लेकिन अब तुम लेने जा रही हो तो इसको मैं तोड़ दूँगा। अब उसकी तमाम चीज़ों को तोड़ दिया जाता है, उसके तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान को ख़राब कर दिया जाता है, तारें काट दी जाती है, जो आधा सामान हो तो उसका बेड़ा गर्क करके वापस कर दिया जाता है। ये ले ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं कि हाँ ठीक है, लड़का मान लेता है मेरे पास सारा सामान है, लेकिन उसे जिस हालत में वापस करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस कंडीशन में फिर क्या राइट्स होता है? इस राइट्स में ये है कि लड़की क्लेम कर सकती है जितने का सामान है उन पैसों को, कि मैंने इस सिचुएशन में दिया था, वो इस सिचुएशन में वापस किया जा रहा है। लेकिन हमारी कोर्ट्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि वो इतने फॉरेंसिक कर सकें या इतना स्ट्रांग एविडेंस चला सकें कि एट द टाइम ऑफ, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही कहा जाता है यूज़ कर रहे थे, घर में बच्चे हैं, सब हैं, वो ख़राब हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो लड़की जो अपनी ज़िंदगी तबाह करने के नहिश पे आई होती है कि हाँ ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी हमारे यहाँ तलाक तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कि मैं अब तो ज़िंदगी आगे है ही नहीं, मैंने ज़िंदगी में जीना नहीं है। तो वो जो सिचुएशन होती है, वो लड़की कहती है बस मुझे जिस तरह भी हो सामान दे, मेरी जान छोड़े, मुझसे इससे बात नहीं करनी। अब इसी तरह से आप क्रिमिनल केसेस देख लें कि अगर किसी का कोई भाई मर जाता है, तो उसमें सिचुएशन ये होती है कि जब नया-नया भाई की डेथ हुई होती है या किसी भी अज़ीज़ की डेथ हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा जज़्बात होते हैं कि बदला, खून का बदला खून होगा, कुछ ये कर लें। जब 2 से 3 साल गुज़रते हैं, तो वही पार्टीज़ आपस में बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं, अच्छा ठीक है, बस माफ़ी होगी, गलती होगी। क्यों? वो जज़्बात ठंडे हो जाते हैं। वो टाइम के साथ पीरियड जो टाइम गुज़रता है, उसके साथ मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। वो जज़्बात ख़त्म हो जाते हैं। अब वो वापस तो नहीं आएगा, हम किससे इंतकाम लेंगे? ठीक है, ये माफ़ी माँग रहा है, दोबारा नहीं करेगा या कुछ पैसे दे रहा है, कंपनसेट कर रहा है, तो इट्स इनफ। तो ये वक़्त के साथ-साथ चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है और लड़की, हमारा माशरा जज़्बाती बेसिकली है, तो लड़की भी जज़्बाती फ़ैसले कर रही होती है, लड़के भी। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि निकाह जब हो रहा है लड़का और लड़की, खासतौर पर लड़की की बात करते हैं पहले, कि लड़की के क्या-क्या राइट्स ऐसे हैं लड़की के जो उसको पता होने चाहिए? सर, मैं तो कहता हूँ पूरा निकाहनामा बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। उसमें जैसे खुला का कानून है, हमारे यहाँ कंसीडर ही नहीं किया जाता। अब निकाहनामा खुला है, वो निकाह आपको राइट दे रहा है लड़की को। लड़की को कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, लड़की को वहीं खुला खुद डिसाइड करनी चाहिए थी, जैसे लड़का खुद डाइवोर्स देता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उस तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की को जो मेडिकल टेस्ट हैं, जो प्री मैरिज टेस्ट हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उसे निकाहनामे का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ लड़की को पूछा जाता है कि अगर आपकी कोई निकाहनामे में कोई शराइत हैं, इसके अलावा आप बताएँ, इसमें लिखवा लें। लड़की नहीं बताती। बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसमें मैंने आपको बताया 18वां, 17वां, 16वां कॉलम तमाम लड़की के राइट्स पे, जहाँ बताया जाता है कि आप लिखवाएँ अपनी मराइत। इवन यहाँ तक लिख दिया जाता है, अगर इसमें कोई मज़ीद आपने शराइत लिखवानी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो शर्त लिखवाना चाहें, उस निकाहनामे का हिस्सा बनवाएँ, लेकिन हमारे यहाँ किया ही नहीं जाता। और लड़कों को क्या राइट्स होते हैं लड़कों के? सेम यही है। सेम राइट्स सेम होते हैं। यही है। दोनों अपनी मर्ज़ी से शराइत लिखवा सकते हैं। लेकिन वो इतनी खुशी में दोनों सोचते ही नहीं है कि शराइत क्या होंगी, वो बाद में याद आता है। हाथ में याद आता है जब मसाइल बने होते हैं। अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाते हैं, क्रिमिनल लॉज पे बात करते हैं। कोई ऐसा केस जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, कोई क्रिमिनल केस ऐसा? 2 से 3 हैं तैयब। इसमें एक केस तो ऐसा है कि एक कलअदम तंज़ीम का लड़का था, उसने क्या किया कि गली से खड़ा हुआ था, उसने कि एक बाइक वाले को हाथ दिया, कहा कि मुझे आगे तक लिफ्ट दे देना। तो जब लिफ्ट दी बाइक वाले ने, तो उसने वेपन लगाया हुआ था पीछे, वो किसी को मारने आया था। जब वो बाइक वाले ने बिठा के उसे लिफ्ट दी, तो उसने आगे जाके एक बंदे पे फायर किया और उसे मार दिया। बदकिस्मती से वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो जो बाइक वाला था वो भी अरेस्ट हो गया। अब वो एटीसी के मुकदमात थे, ज़मानत जल्दी होती नहीं, केसेस से जल्दी बरी होते नहीं। अब ये बाइक वाला बता सकता है या जिसने मारा था वो बता सकता है कि इस बच्चे का तो कोई कसूर ही नहीं था, ये तो मैंने लिफ्ट माँगी थी। लेकिन यकीन कीजिए वो उसके साथ जेल में रहा, वो मुकदमा सहता रहा और हमारे यहाँ ये आलम है कि एक बार जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाए तो 10 बार उसे 10 केसेस में फिट कर दिया जाता है। इसी तरह का एक और केस है कि 2 शख्स बैठे हुए थे एक होटल पे, उनमें बहस चल रही थी कि वो जो सामने से शख्स आ रहा है, अगर तू इसे हिट करेगा, मतलब इसे फायर मारेगा, तो मैं तुझे नाश्ता करवाऊँगा अंडा पराठे का। अब यकीन कीजिए इसी कराची शहर में उसने उस बंदे को मार दी, गोलियाँ मार दी। इस वजह से कि यार इसने मुझे चैलेंज किया कि ये बंदा इसको नहीं मार सकता, मैंने उसे मार दिया। ये शहर कराची के वाक़यात है।
इसी तरह बेशुमार वाक़यात है कि आप देखते जाएँगे और सुनते जाएँ कि क्या कुछ नहीं हो रहा। मैं एक इसी तरह से एक कराची का ही वाक़या है। हमारा दोस्त था उसका माइनॉरिटी से ताल्लुक था और ऐसी माइनॉरिटी से ताल्लुक था जो पाकिस्तान में जिसका नाम भी नहीं लिया जाता, जिसे ममनू समझा जाता है। उसने किया उसने उससे पैसे उधार लिए, बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कुछ चंद पैसे उधार लिए, पैसे उधार लेने के बाद जब उसने वापस माँगे, मीनवाइल उसने क्या किया, उसने कहा यार मैं तुम्हारे मज़हब को पढ़ना चाहता हूँ, लोग तुम पे इतनी तनकीद करते हैं, मुझे बताओ तो सही तुम्हारा मज़हब क्या है, मैं पढ़ूँगा। उसने दोस्ती यारी में अब अगर आप मुझसे कुछ मेरे फैक्ट की किताबें माँगे कि यार वसीम मुझे कुछ चाहिए, मैं वैसे ही कह दूँगा यार अच्छी बात है पढ़ ले। उसने वो बुक्स ले ली, बुक्स लेने के बाद क्या हुआ, जब उसने पैसे उधार माँगे, उसने कहा तुम्हारी जो तबलीग है, जो तुम्हारा सेक्ट है, उसमें आईन पाकिस्तान में तुम नहीं कर सकते। अब मेरे पास ये तमाम कन्वर्सेशन भी मौजूद है और तुम्हारी बुक्स भी मौजूद हैं, तुमने मुझे तबलीग की अपने मज़हब की और अब अगर तुमने मुझसे माँगा, तो याद रखना मैं तुम पे तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के मुकदमात करवाऊँगा। अब यकीन कीजिए वो पूरी फैमिली जर्मनी शिफ्ट हो गई और जो मुल्क के हालात हैं, वहाँ पे इस तरह के आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी वो सिर्फ़ एक कहना था या एक मैसेज सर्कुलेट करना था मज़हबी तबकों में कि ये जो शख्स है ये उस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है और उसने ये किया है। उसके बाद उसका जो हाल होता है वो आप यकीन कीजिए कि वो छोड़ के चले गए, जर्मनी लड़का चला गया और उसने मुझे बताया वसीम भाई मैं इस वज़ह से छोड़ के आ गया हूँ कि यहाँ ये सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के हैं कि हर के बदले लिए जाते हैं, इंतकाम किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो हमारी पुलिस के क्या कहने माशाल्लाह से। हमारे यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ मैंने सेंट्रल जेल पे एक रिसर्च की, उसमें ये था कि जो कैदियों को कोर्ट से लाया जेल से लाया जाता है अदालत उनकी पेशियों पे, वो क्या निज़ाम है? तैयब आप यकीन कीजिए जब कैदी को जेल से निकाला जाता है, उनकी गिनती होती है और उन्हें हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। उस निकालने पे हथकड़ी के पैसे हैं। आप पूछेंगे कैसे पैसे हैं? ज़ंग वाली हथकड़ी चाहिए या बगैर ज़ंग वाले न्यू चाहिए? टाइट पहनेंगे या लूज़ करेंगे, इस चीज़ के पैसे हैं। आप अगर प्रिज़न वैन में बैठेंगे, खड़े होके जाएँगे, बैठ के जाएँगे, उसके पैसे हैं। रश वाली में जाएँगे, कम रश वाली में जाएँगे, उसके पैसे हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँगे कोर्ट। कोर्ट में अच्छा अपने घरवालों से मुलाकात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, खाना खाना है, किस जगह बैठना है, इसके पैसे हैं। फिर अंदर जाएँगे, कोर्ट के पैसे, फिर यही प्रोसीजर दोबारा अडॉप्ट किया जाएगा आपको कोर्ट जाते देके। अच्छा, आप वापस जाना है, कौन-सी प्रिज़न वैन में जाना है, हथकड़ी कैसे हो, चेन में हो, सिंगल हो, 4 बंदों के साथ हो, पूरी कोर्ट्स घुमाई जाएँगी तुम्हें। यानी एक अगर कैदी कोर्ट में आता है तो उसे कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपए की एक पेशी पड़ती है। तो ये जो निज़ाम है अगर आप जेल के अंदर जाएँ तो पूरा एक सेटअप नेटवर्क चल रहा है। वहाँ पे कैदी ही आपका निज़ाम चला रहे हैं, वहाँ पे जो क्वारंटाइन है उसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर बैरक के अलग पैसे हैं, ये तमाम निज़ाम हमारा पुलिस चला रही है। और फिर उसके बाद जो आप आएँ थाने में, थाने का एक पूरा अपना निज़ाम है। वहाँ पे जिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर आपके साथ सलूक करता है, जिस तरह से एफ़आईआर दर्ज होती है, आपकी एफ़आईआर दर्ज करवाना आप यकीन कीजिए किसी महाज से कम नहीं है। मेरी एक अपनी पर्सनल केस में मैंने एफ़आईआर दर्ज करवाई, आप यकीन करें एसएसपी, एसएचओ किस-किस को लाइन करके मैंने नहीं की। वो जेन्युइन मैटर था लेकिन आपको लाइन अप करना पड़ता है। तो इसी तरह से एक और केस मुझे याद आया कि मैंने एक लड़के का नाम था बाबर अली। मैंने उस लड़के की बेल एप्लीकेशन लगाई। आपको जान के हैरत होगी कि वो जो बाबर अली था, उसकी जब ज़मानत लगाई और मैंने सिर्फ़ जज से इतना कहा, मैंने कहा जज साहब ये जो मेरा क्लाइंट बाबर अली है, ये वो बाबर अली नहीं है जिस पे एफ़आईआर है। जब वो लड़का पेश हुआ जेल से देखा उसने कहा कि इसकी वल्दियत कुछ और है, वो बाबर अली कुछ और है, इसकी एज कुछ और है, उसकी एज कुछ और है, इसकी कास्ट, ज़बान तमाम चीज़ें और हैं। तो उस लड़के ने बाबर अली ने जज साहब से कहा, जज साहब ये मैं वो बाबर अली नहीं हूँ, मैं तो कोई और बाबर अली था। तो जज साहब ने पुलिस वाले को कहा कि आपने देखा नहीं था ये वो बाबर अली नहीं, कह रहा है इसने हमें बताया ही नहीं था ये वो बाबर अली नहीं है। इवन उसका शनाख्ती कार्ड तमाम चीज़ें वो रिकॉर्ड पे थी पुलिस फाइल की। लेकिन उस लड़के को आपने 2 से 3 माह जेल में रखा, आपकी उसने नौकरी खा ली, आपने पुलिस वालों के खिलाफ नफ़रत पैदा कर ली, आपने तमाम चीज़ें कर ली। जब वो बाहर निकलेगा, आप मुझे बताइए क्या वो इज़्ज़तदार शहरी रहेगा? क्या वो इनोसेंट रहेगा? क्या वो पुलिस से नफ़रत नहीं करेगा? क्या वो उसे हद तक हमें सलूक नहीं करेगा पुलिस वालों से, गाली नहीं देगा? तो हमारी सोसाइटी में ये तमाम नफ़रत बदकिस्मती से चीज़ें खुद पाल रही हैं। अब आप हमारी जुडिशरी की तरफ आ जाएँ, जुडिशरी का एक लास्ट होप हमारे सोसाइटी की कहा जाती है। हमारी जुडिशरी के में हमारे बदकिस्मती से कानून बनाने वाले जो लोग हैं, उनका भी अलग ही क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ
जो नॉर्मल कानून है पीपीसी वगैरह उसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाता। हमने क्या किया, एटीसी बना दी कि भाई 90 दिन में फैसले होंगे दहशतगर्दी का, और उसके बाद आज देखें, यकीन माने 90 दिन में ज़मानत नहीं मिलती है, एटीसी से केस चलाना दूर की बात। मैंने एक अभी बेल एप्लीकेशन लगाई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, यकीन माने मेरा केस चलाने से मुश्किल वो ज़मानत लेना था। मुझे 90 दिन से ज़्यादा तो ज़मानत देने में लगे, जहाँ पे वो कानून कहता है कि 90 दिन में फैसले होंगे। इसी तरह से अगर आप जाएँ, तो जब हमने एटीसी बना दी, जो एटीसी नाकाम हुई, हमने मॉडल कोर्ट बना दी। हमने कहा भाई 2 माह के अंदर-अंदर वो बनेंगी, वो भी नाकाम होगी। तो हम पता नहीं किस तरफ निकल रहे हैं। अब हम नई कोर्ट्स बनाने की तरफ जाते हैं, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल्स राइट्स हैं, जो हमारे बुनियादी कोर्ट्स हैं, हम उनको स्ट्रॉन्ग करते ही नहीं हैं। जब एक शख्स 2 माह के अंदर फैसला नहीं होगा, उसको 3-3 4-4 माह लग जाएँगे। अब मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैंने एक शख्स की एप्लीकेशन लगाई जिसको पुलिस मुकाबले में था, 2011 का केस था। 2021 में मैंने एप्लीकेशन लगाई, बेल एप्लीकेशन उसकी। तो मुझे एक ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि क्या हो गया, क़यामत तो नहीं आ गई अगर वो 10 साल से अंदर है, कुछ किया होगा तो अंदर है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर अगर किया है तो उसे सज़ा दे दें। अगर सज़ा भी देनी है तो 10 साल तो वो ऑलरेडी काट चुका है। लेकिन अगर वो इन 10 सालों या 11 साल के बाद बाहर आता है, एक्विट हो जाता है, तो ये 10 सालों का ज़िम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, ये सोसाइटी होगी। क्या वो बेगुनाह होने के बाद इस सोसाइटी में पुलिस वालों से, जुडिशरी से नफ़रत नहीं करेगा? वो करेगा। जब उसकी नौकरियाँ चली गई, जब उसकी तमाम चीज़ें छिन गईं, जब उसका इज़्ज़त नहीं रही, बच्चे बेरोज़गार हो गए, तो आप किस तरह करेंगे? अब यकीन कीजिए, जब आप कोर्ट में जाएँ ना, जो लॉकअप से लोग निकलते हैं, तो वहाँ बाहर जो लोग खड़े होते हैं, आप उनको देखा करें कभी। उनके बच्चे स्कूल से लंच बॉक्स लेके आए होते हैं कि हम अपने बाबा के साथ बैठ के खाना खाएँगे। अब यकीन कीजिए, वो जब बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चे उनके साथ लिपट जाते हैं टाँगों के साथ। जहाँ-जहाँ वो केसेज़ में जाते हैं, बच्चे उनके साथ लिपटे रहते हैं। ये एक इंसानियत। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी का बाप है या तमाम चीज़ें। इसी तरह से हमारे यहाँ जज़्बाती कौम है, हम कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट, हर चीज़ की सज़ा मौत। मतलब बच्चे से रेप हुआ, मौत, कत्ल कर दो, मौत। केपी के सीएम ने कहा दरख्त काटो, सज़ाए मौत, हर चीज़ की सज़ाए मौत। हमने हर चीज़ को सज़ाए मौत से जोड़ दिया। सज़ाए मौत किसी भी चीज़ का हल नहीं है। दुनिया ने इस चीज़ को, कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया? उन्होंने कहा कैपिटल पनिशमेंट से सज़ाएँ कम नहीं होती। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि तमाम प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ जहाँ पे आप देखें, वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, जहाँ पे क्राइम रेट 0 होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल पनिशमेंट का क्राइम से कोई लेना-देना नहीं है। इसका लेना-देना है रूल ऑफ लॉ की। अगर मैं एग्ज़ाम्पल कोट करूँ, अगर मैं यहाँ से मोटरवे पे जाऊँ, यही जो गाड़ी में यहाँ पे बेहंगम किस्म की चला रहा होता हूँ या ओवर स्पीड कर रहा होता हूँ, मैं मोटरवे पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? वहाँ पे सज़ाए मौत तो नहीं है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। मुझे पता है कि अगर मैंने कानून तोड़े, तो मैं फ़ौरन पकड़ लिया जाऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ को सज़ाए मौत से जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है नहीं, कैपिटल पनिशमेंट कर दो, ये तमाम चीज़ें। 10 बंदों को लटका दो, उसके बाद देखें निज़ाम कैसा। भाई आपने कत्ल के मुजरिमों को लटका लिया, कितनों को सज़ाए मौत दे दी, उसके बाद कत्ल रुक गए। आपने मंशियात वालों को लटका के देख लिया, क्या रुक गए? आपने रेप वालों ने लटका के देख लिया, क्या रुक गए? हरगिज़ इस तरह से नहीं रुकते। हमेशा चीज़ रुकती है रूल ऑफ लॉ से। अगर आपको पता हो कि मैं जुर्म करूँगा और मैं पकड़ा जाऊँगा, लाज़मी पकड़ा जाऊँगा, इंसान खुद ब खुद वो जराइम छोड़ता हुआ चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर पकड़ा जाता है तो वो पुलिस वालों को पैसे देके छुट जाता है, नहीं तो वो एक हैवी वकील करता है, जाके बेल लेके बाहर आ जाता है। तो हमारे यहाँ लॉबी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी गुज़िश्ता दिनों आईजी प्रसन्न ने ये कहा था कि हमने कोई 600 से 900 लोगों को अरेस्ट किया था पुलिस ने, और सज़ाएँ सिर्फ़ 3 या 6 लोगों को हुई, बाकी सब अदालतों से बरी हो गए। ये इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हो जाता है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, फिर अदालत से जाके बरी हो जाते हैं, तो क्या कहाँ लैक है, कहाँ कमज़ोरी है? देखिए, आईजी साहब ने ये बहुत आसानी से कह दिया कि हम अरेस्ट करते हैं, अदालत में पेश करते हैं, वो बरी हो जाता है। लेकिन आईजी साहब ने ये नहीं देखा कि बीच में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है? वो भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, यकीन माने वो बेड़ा गर्क है उस निज़ाम का, उस तरीक़ेकार का। सबसे पहले अगर मैं पुलिस वालों की बात करूँ, उन्हें यही हुकूमत या यही पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं देता, तो वो अपनी जेब से तो नहीं लगाएँगे। वो जिस तरह से उन्हें पे दी जा रही है या जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन का अलाउंस दिया जा रहा है, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेंगे? और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, देखिए कोर्ट खुद से सज़ाएँ तो नहीं देगी, कोर्ट लॉ पे चलेगी। जो उनके सामने पेपर्स पड़े होंगे उसी पे फैसला करेगी। हमारे यहाँ जो पेपर्स रखे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या चालान के बाद जो एविडेंस सामने रखा जाता है, आप यकीन कीजिए वो जिस तरह से बेड़ा गर्क है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं एक डकैती का केस चला रहा था 2018 में।
2018 में मैंने एक डकैती का केस चलाया, मेरे सामने केस प्रॉपर्टी थी, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब मुझे ना केस प्रॉपर्टी देखनी है, पैसे थे रिकवरी के। तो मैंने जब पैसे देखे तो उन पैसों के ऊपर 2019 इश्यू हुए थे नोट्स। तो मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा डकैती हुई है 2018 में, नोट इश्यू हुए हैं 2019 के। बुनियादी चीज़, डकैती हुई है 2018 में, रिकवरी हुई है, जो पैसों में इश्यू डेट हुए हैं वो 2019 में। मैंने कहा ये कौन-सी डकैती है, जिसमें जो 1 साल डकैती पहले हो जाती है और जो पैसे इश्यू हो रहे हैं, जो जारी स्टेट बैंक इश्यू कर रहा है, वो 1 साल बाद के हैं पेपर्स पे। तो उन्होंने जब नोट देखा तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? पुलिस वालों ने किया। अगर वो जेन्युइन चीज़ डकैती होती या जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होती तो ये चीज़ें होनी नहीं थी। जब आपने पुलिस वालों ने इतने लैकुनाज़ रख दिए तो अदालतें किस तरह नहीं छोड़ेंगी? आपकी इन्वेस्टिगेशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मेरे ख्याल से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आजकल जो इतने सीडीआर का दौर है, आपको फॉरेंसिक का दौर है, आप किस तरह से नहीं मालूम कर सकते? आप ईच एंड एवरीथिंग करके आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में चीज़ें। तो आपका मतलब क्या है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की तरफ से वो वीक वो हो गई ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो है। जिसकी देखिए जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट आप क्रिमिनल पकड़ने से मसले मसाइल हल नहीं होंगे, उनको सज़ाएँ दिलवाने से मसाइल हल होंगे। जब तक इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जिस तरह से वो इंटरेस्ट लेते हैं, आई एम सॉरी कि वो बिल्कुल भी सज़ाएँ नहीं देंगे। ये जितनी हो रही है, मैं कहता हूँ कि ये ज़रूर पुलिस वालों का काम होगा, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर हिस्सा डाला जा रहा है, वो प्रोसिक्यूटर वकील की तरफ से। जो हिस्सा डाला जा रहा है, वो अदालतों की तरफ से, कि वो सोसाइटी को समझ रही हैं कि हाँ भाई, इतने लैकुनाज़ हैं, उसके बावजूद भी ये सोसाइटी में इस तरह की मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो इनको सज़ाएँ दो, या कहीं न कहीं ये इन्वॉल्व है या जेन्युइन तरीके से कहीं न कहीं फँस रहे हैं, तो इन्हें सज़ाएँ दे दी जाएँ। लेकिन अगर हम टोटल इन्वेस्टिगेशन पे जाएँ, तो आप यकीन कीजिए कुछ भी नहीं होता इस सोसाइटी में। ज़ीरो इन्वेस्टिगेशन है। अब एक क्रिमिनल के खिलाफ आपने उसके बुनियादी एविडेंस ही ज़ाया कर दिए हों, आपको अगर रेप की कोई लड़की हो, तो पुलिस वाले ही आपको कहे कपड़े चेंज करके आ जाएँ, या आप नहा के आ जाएँ, फिर आपका बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आपने उसके तमाम एविडेंस ज़ाया करनी है, आप उसका मेडिकल कहाँ से करवाएँगे? मेडिकल जो एमएलओ होता है, वो देने में इतनी देर लगाई जाती है। जहाँ पे आप हॉस्पिटल जाएँ तो आपको एमएलओ वाले इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप अल्लाह माफ़ करे, एक्यूज़ड हैं, आप विक्टिम नहीं हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज़ पे बुरा हाल है। सही, सही। अच्छा, ये तो हमने फैमिली लॉस पे बात कर ली, क्रिमिनल जो इश्यूज़ हैं, केसेज़ जो आपने हैंडल किए हैं, उसमें भी बात कर ली। अच्छा, हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आजकल बहुत बात चल रही है पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ करने के हवाले से, कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करो, पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करो। तो कंज़्यूमर लॉज़ के हवाले से थोड़ा बताएँ कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बनती हैं, इनिशियली तो उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है। सो इस पे थोड़ा बताएँ कि कंज़्यूमर लॉज़ पे एक आम शहरी को क्या जो है राइट्स हैं और किस तरह के लॉज़ हैं? थोड़ा पहले वो डिफ़ाइन करें, फिर हम आपके देखिए कंज्यूमर कोड बेसिकली हर वो कंज्यूमर जो चीज़ परचेज करता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या किसी भी तरीके से हो, तो वो अगर उसमें नुकसान फ़ील करता है, या वो चीज़ जो ऑर्डर की होती है वो नहीं होती, या जो चीज़ ऑर्डर करता है, खाता है, लेता है, ख़रीदता है, वो उस तरह से नहीं निकलती, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो उसको 100% राइट देता है, वो उसको क्लेम कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में अब बन चुकी हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्ट्स हैं जो आपको फ़ैसला भी देती हैं। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ कि मैंने एक ऑनलाइन चीज़ परचेज़ की जिसमें मुझसे धोखा किया गया। उसमें मैंने कंज़्यूमर कोर्ट में केस फ़ाइल किया। कंज़्यूमर कोर्ट में जब केस फ़ाइल किया तो मुझे फ़ैसला आया और मुझे तमाम रिकवरी हुई है इस तरह से। तो हमारे यहाँ जो बुनियादी चीज़ें, लॉज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और तमाम लोगों के राइट्स के मौजूद हैं। लेकिन हमें उन राइट्स का पता नहीं है, उनको यूज़ करने का पता नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ आपके साथ ओवर बिलिंग कर दी जाती है, या वो चीज़ जो नहीं होती, आपको लगता है कि आप वो बिल मिलता है और आप उस पे लड़ने झगड़ने से ज़्यादा बेहतर है आप जाके किसी लॉयर से कंसल्ट करें और कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करें। आपको आपके डैमेजेस भी दिए जाएँगे, उन रेस्टोरेंट पे क्लेम भी फाइल किया जाएगा, आपको आपका राइट्स भी दिया जाएगा। इन फ्यूचर उसको ऑर्डर भी कहा जाएगा, इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ। तो बहुत ज़्यादा राइट्स हैं कंज्यूमर के हवाले से। नहीं, तो इसमें ये है कि कोई भी पहले एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ना, कि अगर कोई चीज़ किसी से परचेज़ करता हूँ, तो हर चीज़ आपने कहा डॉक्यूमेंट की बेसिस पे होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम कहीं से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो रसीद हम लेते नहीं हैं, या ऑनलाइन भी आता है तो हमें अगले का एड्रेस नहीं पता होता, चीज़ें नहीं पता होती। तो वो ये क्या परचेज़ करने से पहले या परचेज़ करते हुए
कोई भी सिटीज, कोई भी शहरी किस तरह के डॉक्यूमेंट्स ले, मतलब देखिए, जिस पे केसेस बन सकते? हमारी जो इकोनॉमी है वो कैश इकोनॉमी है। अप्रॉक्स 9 ट्रिलियंस की इकोनॉमी सर्कुलेशन कैश होता है, जिसमें हमारी बदकिस्मती है कि हम ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे फाइलर नॉन फाइलर की एक इस्तिलाह मौजूद है कि नॉन फाइलर भी एक शहरी हो सकता है। तो इसी तरह से जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, देखिए हमारे यहाँ जब भी चीज़ें बनती हैं तो वो एवोल्यूट होती जाती हैं, बेहतरी की तरफ जाती हैं। हमने एक स्टेप रखा है कंज्यूमर राइट्स का, इससे पहले कंज्यूमर राइट्स नहीं थे इस मुल्क में। अगर कंज्यूमर राइट्स का स्टेप रखा गया है तो मैं ये कहता हूँ ये 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन ये बेहतरी की तरफ एक कदम ज़रूर है। मिसाल के तौर पे इस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई कंज्यूमर का परचेज़ करता है, तो सबसे पहले तो आप उसके रिसिप्ट लें, लाज़मी लें कि वो आपको एक, अगर मैं मोबाइल खरीदता हूँ, तो मैं दुकानदार से उस पे ईच एंड एवरीथिंग लिखवाऊँगा कि वो कितने साल की वारंटी है, उसकी दुकान की स्टैम्प, उसके सिग्नेचर और वो मोबाइल कितने का है और ईच एंड एवरीथिंग जो आपका एग्रीमेंट्स होगा, वो उस पे आप लिखवाएँगे, डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँगा अगर आप उसको कोई कैश दे रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन करें, कैश की तरफ ना जाएँ। कैश के कोई एविडेंस नहीं होता, वो मुकर जाएगा या 10 बहाने कर लेगा। आप जो भी पेमेंट करें या कार्ड के ज़रिए करें या ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करें, इसके अलावा आप पेमेंट नहीं करें। या करें तो कैश की कम से कम उस पे कैश लिखवा के, स्टैम्प लगवा के, अब वो चीज़ें ज़रूर रख लें। कल को जब आपको क्लेम करना पड़े तो आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हों कि आप उस पे जब क्लेम करें तो वो आपको मुकर ना सके या भाग ना सके। तो ये बुनियादी चीज़ें जिसमें आपकी लेन-देन साबित हो जाए, मतलब लिंक साबित हो जाए कि आपने उससे कोई चीज़ ली है और आपने उसको उस मद में पैसे दिए। ये मेन चीज़ें जो आपको ज़रूरी देखनी है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि बाज़ दफ़ा परचेज़ करना चाहते हैं, बाज़ लोग रसीद नहीं देते। अगर कोई रसीद दे देता है, तो कैश मेमो का एक जर्नल वो होती है, वो दे देता है, उसपे स्टैम्प भी नहीं लगाते बाज़ दफ़ा। लेकिन आपको अगर वो परचेज़ करनी है कोई चीज़ और उसी शॉप से करनी है, तो फिर क्या करे बंदा? फिर आप उसको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करें। आप उसका नंबर लें, आप ईज़ी पैसा करें, आप उसे मोबाइल नंबर पे मैसेज करें या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका लिंक साबित हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ, मुझे जैसे आपने कही कि कैश मेमो वाली बात है, उस ठीक है, उस पे लिख के दे देगा वो बैंक, अपने स्टैम्प भी लगा देगा। लेकिन वो कल को क्लेम कर सकता है ये तो स्टैम्प जाली है, ये तो मैंने बनाई नहीं, ये तो मेरी दुकान की नहीं है। तो लेकिन कम से कम मेरी ट्रांज़ैक्शन उसको ज़रूर साबित कर देगी कि मैंने जो आपको पैसे दिए वो आप साबित कर दें मैंने किस मद में दिए। ये जो रिसिप्ट है और ये मेरी ट्रांज़ैक्शन है ये सेम डेट की है। इट मीन्स आपका कहीं न कहीं हमारा लिंक शो हो रहा है। ये बोना फाइड इंटेंशन है मेरी तरफ से और उसकी तरफ से जो की जा रही है वो मेला फाइड इंटेंशन है। तो ये जो लिंक डेवलप होगा, इससे वो चीज़ें बहुत आसानी हो जाएँगी कि हमने कोई न कहीं ट्रांज़ैक्शन की। मैं जो अपनी कोई भी चीज़ खरीदता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 90% जो है वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करूँ ताकि कल को अगर कोई मसला आता है, तो मैं बीइंग अ लॉयर तो प्रूव कर सकूँ। कल को अगर मैंने ही अपनी साइड पे लैकुनाज़ रख दिए तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए खुद प्रूव करना मुश्किल होगा। आज कंज़्यूमर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई भी कंज़्यूमर है, क्या ज़रूरी है कि वकील के ज़रिए ही जाए या खुद भी जाके कंप्लेंट जमा करा सकता है? देखिए, सिर्फ़ कंज़्यूमर ही नहीं, आप किसी भी लॉ में, किसी भी पाकिस्तान की अदालत में इन पर्सन भी खड़े हो सकते हो। वो अगर आप लड़की खुला लेना चाहती है, तो वो ज़रूरी नहीं है लॉयर करे, वो खुद भी जाके कोर्ट में इन पर्सन केस फ़ाइल कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसे उस तरह से केस लड़ना नहीं आएगा, अगर अदर साइड ने वकील कर लिया तो आप केस हार जाएँगे। हर केस में आप इन पर्सन प्रेज़ेंट हो सकते हो। लड़की अपने खुला के केस में, मेंटेनेंस के केस में, बच्चों के गार्डियनशिप के केस में, एक शख्स जो है कंज़्यूमर जो है वो कंज़्यूमर कोर्ट में इन पर्सन खड़ा हो सकता है। क्रिमिनल जो है वो अपना केस खुद लड़ सकता है। कंप्लेनेंट जो है वो इन पर्सन अपना केस खुद प्रोसीड कर सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है आपको लॉयर करना है, लेकिन आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप अपना केस लड़ सकें तो आपको वो कानून भी मौजूद पता हो कि वो क्या कानून है और क्या है। वो एक मिसाल है कि सुरमा हर लड़की डाल लेती है लेकिन मटकाना किसी-किसी को आता है। केस हर कोई लड़ लेगा लेकिन जीतना बहुत कम आता है। तो मेन चीज़ वो नहीं है कि आप केस इन पर्सन खड़े होके जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो यहाँ जो है वो आपको कुछ लॉज़, केसेज़ जो हमारा प्रोफ़ेशन है, अगर हमने काला कोट पहना है, हमारी रोज़ी-रोटी है, तो हमने वो चीज़ें पढ़-पढ़ के पढ़नी है। इस तरह से नहीं है कल को आप डॉक्टर को बोलें डॉक्टर कि मैं ये करना ही था तो ऑपरेट कर लेंगे। इसी तरह एक शख्स राइटर था, उसने कहा कि एक शख्स ने कहा मैंने ड्रामा लिखा है, मुझे उसका टाइटल पता नहीं चल रहा, आप मुझे टाइटल बता दें। उसने क्या किया, एक 5 मिनट में एक ड्रामे का कहानी सुनी और उसे टाइटल लिख के दे दिया। बोला पैसे, बोला 50,000, बोला 2 मिनट में आपने टाइटल लिख दिया इतने पैसे। बोला आपको ये 2 मिनट नज़र आ रहे हैं लेकिन इसके पीछे मेरी 50 साल की स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही जो मैंने ये टाइटल लिखने में लगा दिए। तो हर चीज़ अपने बैकग्राउंड के पैसे रखता है, तो यही चीज़ है। अच्छा, आजकल एक बड़ा केस चल रहा है, आपने अगर पता होगा कि इसमें एक टीवी चैनल है समा, उसके शो पर कुछ 2 एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और एक जो है ना आजकल मोटिवेशनल स्पीकर है।
तो वो उन्होंने एक खातून ने सवाल किया और उस पे उन्होंने कहा कि जाहिल औरत तक 95% जाहिल होती है या अनपढ़ होती है। तो उसमें एक बहस वो खातून की और उनकी हो गई। इस तरह की सिचुएशन में इसको क्या ये हैरेसमेंट में आती है या इस पे आप क्या कहेंगे कि वो लड़की के पास क्या राइट है और वो जो बंदा जो बात कर रहा है उसके पास? देखिए, वो जो बात कर रहे हैं जो साहिर अदीम और खलील रहमान कमर जो हैं, उनके बारे में तो एक बहुत आम है कि वो बहुत बदतमीज़ किस्म के हैं। और साहिर अदीम साहब ने नया-नया सोशल मीडिया से एक टीवी जॉइन किया है, तो उन्हें लगता है कि वो जो बातें कर रहे हैं, वो मेरे ख़्याल से उन्हें उस तरह से सुन लिया जाएगा, आगे से आर्गू नहीं किया जाएगा। देखिए, आप जब किसी भी इस मुआशरे की 95% सोसाइटी को औरतों को जाहिल कह देंगे, तो ये हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हम जजमेंटल हैं। हम किसी को भी बात करने से पहले उसे जज कर लेते हैं कि 95% जाहिल है। भाई, आपको किसने राइट दे दिया कि आप 95% ख़वातीन को आप उठ के जाहिल करार दे दो? इसी तरह से मर्दों को जाहिल नहीं करार दिया जा सकता। आप अपनी राय दे सकते हैं कि वो लाइल्म है या वो। अब उन पे उन्होंने कहा कि आपको तागूत का मतलब पता है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तागूत का मतलब नहीं। यानी आपने 95% को तागूत के लफ्ज़ पे जज कर लिया, अगर उनको उन तागूत का मतलब नहीं पता तो वो जाहिल है। इस तरह से बहुत सी लड़कियाँ अपने मसाइल को डिस्कस कर लें कि आपको इस मसाइल का पता है, वो क्या नहीं पता, तो आप भी जाहिल हैं, आपको पता नहीं है, आप तो कब जाहिल रही हैं। तो मेरा ख़्याल से जो डिबेट निकल पड़ी है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वहाँ पे देखिए, डिबेट इस सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे नए क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि आप जब जजमेंटल हो जाएँगे किसी सोसाइटी के बारे में, किसी भी ख़वातीन के बारे में, और उस सोसाइटी में जहाँ पे ख़वातीन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जहाँ पे दबा के रखा जाता है, जहाँ पे जॉब्स सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं, जहाँ पे बच्चियों को कहा जाता है अगर घूमने जाना है तो अभी नहीं जाओ, अपने हस्बैंड के साथ चले जाना। हस्बैंड कहता है अभी नहीं, बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तब चले जाना। वो उस दौरान ही वो बुढ़ापे में चली जाती है। तो ये तमाम मसाइल हैं। उस सोसाइटी में अगर आप 95% ख़वातीन को जाहिल कह रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी माँ को कहना चाहिए था, मेरी माँ भी जाहिल है। आपको सबसे पहले अपनी बहन को कहना चाहिए था, हाँ। लेकिन अगर आप उनसे उनके बारे में पूछेंगे, अभी महाराज नई फ़िल्म आई है इंडिया की, उसमें वो तमाम चीज़ें वो इसी तरह से ख़वातीन को यूज़ करता है। तो वो कहता है, मैं वो खुद ख़वातीन आके देती हैं। तो वो कहता है कि अगर आपकी घरवाली, भाभी या बहन भी यूँ सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहें, तो उस पे वो नाराज़ होता है। तो हम बहैसियत से मर्द जो हैं या सोसाइटी जो है, दूसरे को बहुत आसानी से जज कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी यही चीज़ें अपने घरवालों पे आती हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। मंटू ने कहा था ना कि जो औरत को देखने का ज़ाविया है, वो कसाई की दुकान के बाहर जो गोश्त लटका हुआ है ना, मर्द उसको उस निगाह से देखता है कि सिर्फ़ एक निगाह है उसे देखने के लिए। यानी औरत को हमने अब तक बराबर तसव्वुर ही नहीं किया। यानी आज भी हम ये तसव्वुर करते हैं कि मर्द के पास राइट है कि वो औरत को जाहिल कहेगा। भाई, क्यों जाहिल कहोगे? आपको किसने राइट दे दिया? औरत एक मुकम्मल इंसान है। औरत के पास वही राइट्स हैं जो आपके पास हैं। औरत के पास भी वही हकूक हैं जो आपके पास हैं। औरत के पास भी ज़िंदगी जीने का वही हक है जो आपके पास है। औरत के पास भी उतनी अकल है जितनी आपके पास है। औरत के पास के भी वही फ़राइज़ हैं जो आपके फ़राइज़ हैं। लेकिन हम सोसाइटी ने उसको औरत कह के औरत एक कमज़ोर वर्ड बना दिया कि औरत है तो ये तो अच्छा सोच नहीं सकती, औरत है तो जो अपने राइट्स माँग नहीं सकती, औरत है तो ये बात कर नहीं सकती। अगर उस लड़की ने कहा कि आप इस बात पे माफ़ी माँग लें कि आपने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा है, तो वो उस बात पे अड़ गया। उसने कहा नहीं, आप मुझे बताइए तागूत का मतलब पता है? तो नहीं पता तो आप जाहिल हैं। यानी ये इससे बड़ी जहालत क्या होगी कि आप अपनी डिक्शनरी निकाल के खोल के बैठ गए और आप अपने वर्ड्स पूछ रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि अगर ये आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप जाहिल हैं। मेरा ख़्याल से अगर एक आलिम को जो तरीक़ेकार होता है, वो समझाने का होता है, ना कि ज़लील करने का, ना कि उसे जजमेंटल होने का। अच्छा, हम बात करते हैं थर्ड जेंडर की। हमारी सोसाइटी में थर्ड जेंडर भी हैं जिन्हें हम हिजड़ा भी कहते हैं, खंडरा भी कहते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर हम जनरली ज़्यादातर हमें ये नज़र आता है कि वो या तो भीख माँगते हैं, डांस करते हैं, तो उनको उनके साथ जो बिहेवियर है सोसाइटी का वो बहुत ही हद तक अमेज़्ड ही लगता है। तो उस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है कि क्या राइट्स हैं उनके पास? अगर किसी के घर में इस तरह का बच्चा पैदा हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग नहीं पालते, मतलब वो छोड़ आते हैं कहीं पे या फिर उसी कम्युनिटी के हैंड ओवर कर देते हैं। इसके हवाले से क्या है? देखिए, हाल ही में हमारी एक हुकूमत ने बिल पास किया था कि ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स दिए जाएँगे, का उनका शनाख्ती कार्ड बनाया जाएगा। फिर उस पे एक मौलवी ने शुरू किया, मेडिकल बोर्ड एग्ज़ामिन करेगा। अगर कोई ट्रांसजेंडर कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, शी मेल हूँ या ही मेल हूँ, तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि वो खुद बताएगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन इस पे हमारे मौलवी तबके ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और उससे कहा कि नहीं, ये बिल जो है गैर कानूनी है,
क्यों गैर कानूनी है। इस तरह से बहुत से जो मर्द हैं वो अपने ख़वातीन में लिखवा लेंगे, जेंडर चेंज कर लेंगे, जो ख़वातीन हैं वो मर्द बन जाएंगी, इस तरह से डिसऑर्डर हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखें, कोई भी शख्स जो है ना, जो ख़ुसूसन जो ट्रांस हमारी कम्युनिटी है, वो उसको कहीं भी राइट्स नहीं दिए गए हैं। देखें, मैं सबसे पहले कहता हूँ, आपने असेंबली में माइनॉरिटीज़ को राइट दिए हैं, ट्रांसजेंडर्स को राइट नहीं दिया। ट्रांसजेंडर्स की सीट होनी चाहिए, मिनिमम एक सीट आपको रिजर्व करनी चाहिए पार्लियामेंट में, जहाँ पे वो अपने 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 लिए कानून साजी कर सकें, चारों असेंबलियों में, जहाँ पे वो अपने राइट्स के बारे में बात कर सकें, जहाँ पे वो अपने बिल बना सकें, जहाँ पे उनकी आवाज़ उठ सके। आप देखें किस तरह से ख्वाजा सराओं को टारगेट किया जाता है, स्पेशली केपीके में। वहाँ पे उन्हें मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, उन्हें नौकरियाँ नहीं दी जाती। हमारे यहाँ कह दिया जाता है, क्यों क्यों भीख माँगने पे? हम कहते हैं ख्वाजा सरा भीख माँग रहे हैं, लेकिन क्यों माँग रहे हैं? उन्हें कोई राइट्स नहीं दे रहा। उनके जॉब्स के आप देखें, जॉब्स का क्या सूरत-ए-हाल है। हमारे यहाँ कोई उन्हें रखने को तैयार नहीं है। अगर एक बच्चा इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखना शुरू कर देता है स्कूल स्टेज पे, उसके साथी उसकी बुलिंग कर के क्या हाल करते हैं। देन वो जब बड़ा होता है, जॉब के लिए निकलता है, तो उसे जॉब नहीं दी जाती। उसके जो अपनी कोलीग्स हैं, वो उससे किस तरह से बिहेव करते हैं, उसे किस तरह की टॉन्ट किए जाते हैं, ज़ुमाइनी जुमले किए जाते हैं, उसे किस तरह से टच किया जाता है, यानी हैरेसमेंट की जाती है उसके साथ। लेकिन उसके बाद वो बेचारा वो जॉब भी छोड़ देता है, उसके बाद वो अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर ले, तो उसके साथ भी वो सलूक जारी रखता है। एट द एंड उनके पास यही रास्ता बचता है कि वो आके भीख माँगे या वो डांस पार्टीज़ में जाएँ। इसके अलावा उन्हें कोई बेहतर रोज़गार मुहैया करने कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जो हमारी कम्युनिटी जो हमारी हुकूमत है, वो इस कम्युनिटी को पार्लियामेंट में जगह दे, असेंबलियों में जगह दे, जहाँ पे सरकारी महकमे हैं, उसमें इनकी सीट्स रखी जाएँ। तो इनको सबसे पहले तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको एक इज़्ज़तदार रोज़गार मुहैया करे। उसके बाद इन्हें नेशनल सतह पे एक एडमिट किया जाए। अगर कोई शनाख्ती कार्ड में अपने आप को ट्रांस लिखवाना चाह रहा है, तो वो क्यों नहीं लिखवाए? वो उसका हक है पूरा कि वो अपने आप को ट्रांस लिखवाए। अब एक तबका खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि नहीं, ये जो इससे बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा होंगी। एक मेडिकल बोर्ड एग्ज़ामिन करेगा, वो किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो शी मेल है या नहीं है, या वो मर्द मर्द ट्रांस है या नहीं है। तो इस मामलात में आप किस तरह से डिसाइड करोगे? यानी मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं मर्द हूँ, तो क्या मेरा एग्ज़ामिन हुआ है? या बहुत से मर्द ऐसे हैं जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या उनका मेडिकल एग्ज़ामिन हुआ है? बहुत से मेरे पास तलाक़ें आई हैं। मेरे पास एक शख़्स है, औरत आई, उसने खुला की सबसे पहली वजह लिखवाई और मुझे खुशी हुई इस कम्युनिटी में। उसने लिखवाई, मैंने उससे वजह पूछी, उसने कहा ये मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। ये नहीं बच्चे पैदा कर सकता। मुझे शादी की फर्स्ट नाइट इसने बताया कि मैं नहीं कर सकता, काइंडली किसी को नहीं बताइएगा। तो क्या आपने मर्द का एग्ज़ामिन किया? शादी से पहले लाज़मी करार दिया जाए। जब आप मर्द का नहीं कर रहे, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये मायूब बात नहीं है, ये आप मेडिकल में प्रूव हो जाता है। लेकिन क्या आपने इनका एग्ज़ामिन किया? जब नहीं किया, तो आप ट्रांस कम्युनिटी को एक ट्रांस निशानदेही पे, आइडेंटिटी पे किस तरह से आप मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करोगे? जब वो अपने आप को शनाख्ती कार्ड में लिखवा रहे ट्रांस, ऐसा तो नहीं है कि मैं आज जाके अपने आप को मर्द लिखवा लूँ, कल 2 दिन बाद जाके बोलूँ नहीं मैं तो औरत बन गया हूँ या मैं मर्द बन गया हूँ। अगर ट्रांस लिखवाएँगे तो उनका डेटा बहुत ईज़िली हमारे नादरा में या सरकारी महकमों में वो फ़ाइन होता जाएगा। जब वो फ़ाइन होता जाएगा, तो उन्हें एक इज़्ज़त रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त वाला। जब उन्हें मिलेगा, तो ये जो कम्युनिटी उन्हें चौराहों पे, डांस पार्टीज़ में देखती है, या वो जो खुद अपना गेटअप इस तरह से रखने पे मजबूर हो गए। अब मेरी एक कोलीग हैं निशा राव, वो एडुकेट हैं, वो एमफिल हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं, जो बहुत अच्छी बोलती हैं, जिन्होंने एमए कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रांस कम्युनिटी पीछे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है अब तक। जब तक हम बहैसियत मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मेरे ख़्याल से तो ये बेहतरी की तरफ नहीं, और सबसे पहला स्टेप हमारी हुकूमत को लेना होगा कि वो इनको एक निशानदेही दे, उनके शनाख्ती कार्ड दें, जिसमें वो अपने आप को ट्रांस मेंशन कर सकें, और उसके बाद उनको जॉब और पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में एक नुमाइंदगी दी जाए, जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा सकें। बल्कि हमारे यहाँ सवात में एक केस हुआ, एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने बेसिकली तौहीन की है कुरान पाक की, और उसको फिर जला दिया जाता है। और इस तरह के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। पहले सियालकोट में भी हुआ था, और इस तरह होता है। सो इस तरह की सिचुएशन में कोई भी ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कोई अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दे, और जो उसने ना किया हो इस तरह, तो इस तरह की कंडीशन में वो खुद को कैसे महफूज कर सकता है? मतलब रियासत जो आइन है वो कहाँ कहाँ उसको सेफ्टी देता है? रियासत आपको इतनी सेफ्टी देता है कि हमारे एक कोलीग थे सरकारी वकील, जिन्होंने सरकार की तरफ से एक तौहीन वाले शख्स के में
वकालतनामा फ़ाइल किया कि मैं इसका केस लड़ता हूँ, तो उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ गया। ये रियासत आपकी प्रोटेक्शन देती है एक सरकारी वकील को। जहाँ तक आम वकील की बात है, तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो जो वकील है, वो किसी भी तौहीन करने वाले के लिए खड़ा होगा। मिसाल के तौर पे मुल्तान में एक जुनैद लड़का है, वो बाहर से पढ़ के आया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, डॉक्टर बना। उसने यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए, आलमी सतह पे उसको माना गया। एट द एंड क्या हुआ, उसे एक तौहीन मज़हब के केस में फँसा दिया गया और आज तक उसे अंदर है। उसे कहा जाता है कि अगर बाहर आएगा तो मार दिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ मुल्क में तौहीन मज़हब का एक ऐसा कानून है जिस पे सज़ा बाद में मिलती है, सोसाइटी पहले मार देती है। हमारे यहाँ कोई एक ऐसी एग्ज़ाम्पल बताइए, मैं आपको ढेरों ऐसी एग्ज़ाम्पल बता सकता हूँ जिस पे तौहीन मज़हब के पर्चे कटे हों, एफआईआरें हुई हों, उसके बाद क्या हुआ, वो जो केस झूठा हो गया। मिसाल के तौर पे अंदरून सिंध में एक केस हुआ, मौलवी खालिद नामी शख्स ने एक लड़की पे तौहीन का इल्ज़ाम लगाया था। उसमें एट द एंड साबित क्या हुआ कि वो मौलवी साहब ने नाउज़ुबिल्लाह कुरान के औराक को खुद जलाया था फँसाने के लिए। यानी एक मुसलमान ने दूसरे शख्स को फँसाने के लिए, उस पे इल्ज़ाम लगाने के लिए नॉन मुस्लिम को, वो फँसा दिया और वो औराक जिसको जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हमारे लिए किताब रखती, उसको यूज़ कर लिया। यानी मेरे पास ऐसी ढेरों एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको कोट कर सकता हूँ जिसमें ये बात साबित की गई हो कि वो केस गलत था। लेकिन आप मुझे एक केस ऐसा नहीं बता सकते या एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते जिसमें ये बात मेंशन की गई हो कि एक शख्स तौहीन के मुकदमे में फिट हो गया हो, गिरफ्तार हो गया और उसके बाद वो सोसाइटी में इज़्ज़त से जी रहा हो। या तो वो मुल्क छोड़ जाएगा, या मार दिया जाएगा, या वो गुमनामी की ज़िंदगी जी लेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे कोई पूछे ना। तो ये बहैसियत सोसाइटी जो है, ये हम बहुत शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं। इसका इलाज तभी मुमकिन है जब हमारी मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये फ़ैसला करे कि मुझे अब मज़हब कार्ड इस्तेमाल नहीं करना। अब हमें जो चीज़ें हैं वो सेकुलर की तरफ लेके जानी है। हमें जो हमने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं उनको बंद करना होगा। अगर ये नहीं होगा तो मेरा ख़्याल से ये चीज़ें चलती रहेंगी। और जहाँ तक हमारे आइन की बात है, देखिए हम दुनिया ने, बांग्लादेश ने जब अपने आइन को मज़हबी आइन से सेकुलर आइन बनाया, आज बांग्लादेश का हाल देख लें आप, वो कितना बेहतरीन प्रोग्रेस कर रहा है। इसी तरह से तमाम मुल्क, मैं ये नहीं कहता आप मज़हब छोड़ दें, मज़हब हमारा इंटरनल मैटर है, हमें इस पे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, हमें हर दर्जे का मज़हबी होना चाहिए, हमें अपने मज़हब को फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन हमने प्रॉब्लम क्या की है, हमने शरीयत अमल करने से ज़्यादा नाफ़िज़ करना शुरू कर दी है। हम कहते हैं हम शरीयत पे अमल नहीं करेंगे, हम उसको नाफ़िज़ करेंगे। अब सवात वाले वाक़ये में जो अरेस्ट हुए हैं, उसमें आधे से ज़्यादा लोगों के बारे में ये आइडेंटिफ़ाई किया कि उस दिन न्यूज़ आ रही थी कि वो नशा करते हैं। अब मुझे बताइए, जो नशा करने वाले अफ़राद हैं हजूम ने, उन्होंने तौहीन रिसालत के मुजरिम शख्स को मुबैय्यना तौर पे मार दिया। अब आपसे कोई पूछे ये जो नशा कर रहे थे, ये जो चीज़ कर रहे थे, उसको आपने अलाउ किया है। एक हमारे यहाँ अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी भी शख्स को उठा के हम मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसको जान से मारने के बहुत से केसेज़ ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि पर्सनल गर्ज निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि मज़हबी कार्ड इस्तेमाल किया और उसके बाद आप देखें कि क्या हाल होता है। हमारे यहाँ फ़िरक़ावारियत का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ को दबाया जाता है। आप देखें कभी कहीं भी डेनमार्क में कहीं भी कुछ हो, तो सबसे पहले चर्च और मंदिर के बाहर एक पैनाफ्लेक्स लगा दिए जाते हैं, हम फलाँ-फलाँ वाक़ये की मज़म्मत करते हैं, इस्लाम मुखालिफ, इस्लामोफ़ोबिया। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हजूम कहीं हमारी तरफ आगे हमला-आवर ना हो जाए। सिंध में देखें, आप सिंध में देखें, केपी में देखें, कराची में देखें, आप बहुत लाहौर में देखें, पंजाब में, मुतअद्दिद जगहों पे। क्या हिंदुओं की मंदिर नहीं तोड़े जा रहे? क्या चर्चों को आग नहीं लगाई जा रही? क्या उनके मुकद्दस औराक को नहीं जलाया जाता? क्या वहाँ इंसानों को नॉन मुस्लिम्स को नहीं जलाया जाता? यानी किसी इंसान को ज़िंदा जला देना, उसके लिए जिगरा चाहिए कि आप किसी शख्स को ज़िंदा जला। अच्छा, एक और रिसेंटली एक और वाक़या हुआ था सिंध में, अगर आपको पता हो, ऊँट की टाँग काट दी गई थी। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, चाहे शहर की बात करें, देही इलाकों में बात करें, कभी इंसानों के को नुकसान पहुँचा दिया जाता है, हाथ काट देते हैं, कभी जानवरों के। अब स्पेशली जानवरों पे बात करते हैं। पाकिस्तान का आइन आइन में जानवरों से रिलेटेड क्या मतलब राइट्स हैं? और कोई अगर जानवर का, किसी भी जानवर का ऑनर है, जो ख़ास तौर पे जो घरों में जानवर पाले जाते हैं, उस सिचुएशन में उनके पास क्या राइट्स होते हैं? और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि अगर कोई किसी दूसरे के जानवर को नुकसान पहुंचाए, तब कानून किस तरह जो है गाइड करता है और क्या राइट्स हैं? देखिए सिंध में जो ऊँट की टाँग काटी गई,
अभी हम उस पर रोना ख़त्म नहीं हुए थे कि कल हमने देखा कि सरगोदा में एक हमसाये ने अपने पड़ोस में कई गायों को भैंसों को आग लगा दी और उसको पूरा झुलसा दिया। तो ये हमारी सोसाइटी में रोज़ होता है। अब कुछ दिन पहले आपने देखा कि उस एक ऊँट के बाद हमने दूसरा ऊँट देखा जिसकी चारों टाँगें काटी हुई मिली हैं और उसके बाद ऐसे बहुत सी चीज़ें मिली हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब हमारी रियासत इस चीज़ में इतनी संजीदा है कि वो स्ट्रे डॉग्स को मार देती है, उनको अडॉप्ट नहीं करती, उनको खाना नहीं देती या उनकी वैक्सीनेशन नहीं करती। तो हमारी जो रियासत है वो तो इस मामले में सीरियस है ही नहीं कि वो इंसानों को वो हकूक नहीं दे सकी, वो जानवरों के बारे में क्या सोचेगी। रही आपकी मेन चीज़ की बात, तो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं और बहुत मुतअद्दिद इस पे कानून साज़ी की गई है, वाइल्ड लाइफ़ की तरफ से की गई है, लोगों ने की है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जानवर को ना उसका शिकार करेगा, ना उसको अज़ियत देगा। इस पे कहाँ तक कानून साज़ी हो सकी, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ 2023 में एक लॉ आया, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी शख्स बैंक के तौर पे प्रॉफ़िट नहीं देगा, चाहे वो गाड़ियों को, चाहे पर्सनली लोन नहीं किसी शख्स को देगा। अब मैं एक कोर्ट में गया तो मैंने जाके बल्कि पुलिस स्टेशन गया तो मैंने उन्हें वो एक्ट दिखाया। मैंने कहा मुझे इस एक्ट पे एफआईआर कटवानी है। तो उन्होंने कहा ये तो एक्ट ही हमने पहली बार पढ़ा है, ये पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट भी करता है, ये कब बना? मुझे उन्हें पहले पुलिस वालों को बैठ के समझाना पड़ा कि ये एक्ट है और इस मामलात में मैं आया हूँ और ये इल्लीगल कार्रवाई हो रही है। तो कम टू द पॉइंट कि वही चीज़ें हो रही हैं हमारे मुल्क में कि जानवरों के हकूक मौजूद हैं, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं होती। आप देखें कि परिंदों की खरीदो-फ़रोख्त पे पाबंदी है, आप विदाउट लाइसेंस ये नहीं कर सकते। लेकिन आप कराची की इम्प्रेस मार्केट में जाएँ, सदर मार्केट में, आपको वहाँ तमाम चीज़ें उसी तरह मिलेंगी। आप उनको जो लाइसेंस होल्डर हैं, उनके शराइत लिखे हुए हैं कि आप किन-किन सूरत-ए-हाल में, कितने केजेज़ में, किस तरह से जानवरों को रखेंगे। लेकिन आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे हर नायाब जानवर आपको मिलेगा, हर नायाब परिंदा आपको मिलेगा और कितने केज में घुटन-ज़दा माहौल में वो रखा गया होगा, उसमें देखें। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट की जो खिलाफवर्दी की जा रही है वो तो ऑलरेडी हमारे धज्जियां उड़ रही हैं और उसको एक बिजनेस बना लिया गया है। और जहाँ तक एनिमल्स राइट्स की बात की गई, मेरा ख्याल से अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि इस पे कोई एफआईआर दर्ज करवाएं या इस पे बात कर सके। लेकिन जो अगर हम इंसानी हकूक की बात करें कि इंसान होते हुए हमें जानवरों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तो इस पे हमें ज़रूर एफआईआर काटनी चाहिए थी उस सरदार पे भी, उस शख्स पे भी और जिस शख्स ने ये हरकत की है। इसी तरह से हर उस शख्स पे काटनी चाहिए जो स्ट्रे डॉग्स को मार दे, जो किसी भी जानदार का कत्ल करता है या उसको जान से मार दे। क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में एक जानवर का भी उतना हक है जितना आपका मेरा। ये दुनिया उतनी ही उस परिंदे की, कीड़े की, जानवर की है जितनी आपकी मेरी है। ये इकोसिस्टम अगर चलता रहेगा तो हम इन सब चीज़ों की वजह से चलता रहेगा। लेकिन उसकी सज़ा क्या हो? तो इसमें जो सज़ाएँ हैं वो बेसिकली इसमें कुछ फ़ाइन्स रखे गए हैं और जो कैद है वो 6 माह से कम है। ये मजिस्ट्रेट लेवल का ट्रायल है। इसके लिए जो वाइल्ड लाइफ़ के ट्रिब्यूनल्स हैं, मजिस्ट्रेट, उसमें पेश किया जाता है। तो इसमें डिफ़रेंट किस्म की जो जानवरों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है, सज़ा किस नौइयत की है या उसे किस तरह से हार्म किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद उस पे सेक्शंस लगाए जाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से उस तरह से सज़ाओं का तयन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत सारे मसाइल हैं और इन मसाइल का जो है वो हल होना बहुत ज़रूरी है और हमें सोसाइटी को आगे बढ़ना है, चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो लॉयर्स हैं, वो कानून को बेहतर समझते भी हैं, कानून में ज़्यादा झोल है, उनको भी समझते हैं। तो वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, आइन को बेहतर बनाने में, झोल ख़त्म करने में, लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करने में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हमने बहुत सारी डिस्कशन की आपसे। काफ़ी आपका एक्सपीरियंस आपने भी शेयर किया, बहुत सी चीज़ों में आपने अपनी ओपिनियन भी दिया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बात को सुन के, आपके एक्सपीरियंस को सुन के। और जो हमारे लोग, जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं हमारा पॉडकास्ट, उनको नई नॉलेज भी मिली होगी, नए जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे वो सीखेंगे भी। तो एक दफ़ा अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया। सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह के कंटेंट को मज़ीद देखने के लिए हमारे फ्यूचर सोच के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लें।